हेलो प्यारे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3 और 4 का जो क्लासेस ये चलाई जा रही है, यह क्लास नंबर आज आपका 3 है। ठीक है, इसमें हम जीके जीएस की क्लासेस को लेकर और साथ में स्पेशल क्लास हिस्ट्री की, पॉलिटी की, जो कि टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए है। यह क्लासेस उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो पीआरटी या फिर आप 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के शिक्षक बनने वाले हैं, सभी के लिए। ठीक है, ये किसी स्पेशल के लिए नहीं है, सभी के लिए है, क्योंकि यह मिश्रण है प्रश्नों का। और याद रखना है आप सभी को कि जितने भी हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन भारत के अलग अलग शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्न अपने आप में लेवल वाला है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस प्रश्नों को। और साथियों, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग सेशन को शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और लाइक जरूर किया कीजिए। साथ ही साथ इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहां पे आपको समय समय पे सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर आज 37 से हम करेंगे। इससे पहले आपका लगभग 36 क्वेश्चन जो है पिछले वाले क्लास में हम लोग कवर किए थे। ठीक है, कोशिश किया कीजिए कि आप लोग भी प्रश्नों के उत्तर को अधिक से अधिक लगाएं, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, कौन था, ये आपको बताना है। यहाँ पे था जो है एक साथ में लिखा गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था। यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ आपको क्रांतिकारी का नाम दिखेगा, जिसमें तात्या टोपे हैं, टोके के नवाब वजीर खां है और महाराजा राम सिंह है। उसके बाद आपका आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह है। क्या होगा आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन शिक्षक भर्ती महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी को बताना है। फटाफट यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिए कि उत्तर देते चलें, ताकि आप सभी का तैयारी कैसा चल रहा है ये भी पता चलते रहे। तो इसका राइट आंसर साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जो भी प्यारे साथी डी में गए हैं उनका बिल्कुल सही है। कमेंट में हम देखते हैं लेक्चर अपलोड होने के बाद कि कितने लोग लेक्चर को देख रहे हैं और उसमें कितने लोग सीरियस हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर लगाया करें। इसका डी बिल्कुल सही है आंसर। चलिए कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या सच्चाई है, क्या कुछ है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह जो थे, इन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी इसको पराजित किए थे, जो कि बिल्कुल सत्य है। 110%। यह क्वेश्चन आपका ईएमआरएस में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम आपको बताते भी रहेंगे कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आप लोग को क्वेश्चन के लेवल का भी पता चले एग्जाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मतलब फेमस प्रश्न है। कल्हन की राज तरंगनी के बारे में। कल्हन की राज तरंगनी को किसने आगे बढ़ाया था? आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर पहला है विल्हन एवं मेरुतुंग, दूसरा है विल्हन एवं मम्मट, या फिर आपका जोन राज एवं मेरुतुंग, जोन राज एवं श्रीवर। कौन सा होगा ये आपको बताना है। फटाफट आप लोग उत्तर देते चलेंगे, उत्तर जरूर आप लोग देते चलिएगा। इससे आपका तैयारी कैसा है पता चलेगा। हम बार बार बोल रहे हैं आप सभी को, तो प्लीज आप लोग उत्तर दिया कीजिए। और ज्यादा नहीं, बस आधे घंटे का क्लास रहता है। आप किसी का भी क्लास देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए जितना ज्यादा प्रश्नों को आप देखेंगे उतना ज्यादा आपका तैयारी जो है बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि आज के समय में क्वेश्चन की इतनी श्रृंखला हो गई है कि कितना भी आप पढ़ लो, आपका कभी सिलेबस खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि स्किप कर कर चले जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग क्वेश्चन के लेवल को देखिए, हमें मत सुनिए कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल को जरूर यहाँ पे देखने आए। ठीक है, इससे आपका फायदा होगा ना कि मेरा। चलिए इसका राइट आंसर की अगर मैं बात कर लूँ, तो यह आपका साथी ऑप्शन नंबर जो होगा क्या, तो डी बिल्कुल सही है। ठीक है, डी कहता है जोन राज और आपका श्रीवर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कल्हन की राज तरंगनी जो है, इसने जोन राज एवं श्रीवर को आगे बढ़ाया था। ठीक है, चलिए थोड़ा फैक्ट्स भी बात की जाए।
फैक्ट क्या है ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही था। कश्मीर के हिंदू राजा का इतिहास हमें कल्हन की राज तरंगनी में मिलती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल्हन की जो राज तरंगनी है इससे किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो कश्मीर के जो हिंदू शासक थे इनके बारे में जानकारी मिलता है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा यही क्वेश्चन आपसे कि कश्मीर के हिंदू शासक की जानकारी हमें किस पुस्तक में मिलती है, तो साथियों राज तरंगनी में। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना कल्हन के ने राजा जय सिंह, जो कि राजा जय सिंह का जो समय काल था यह आपका 1127 से लेकर 1159 में तक माना जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल में हुआ था और कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित दो विद्वान, जो कि विद्वानों का नाम अभी अभी आपको बताए हैं, एक विद्वान का नाम है जोन राज और दूसरे का नाम है उसका शिष्य श्रीवर, इन दोनों ने कल्हन की राजतरंगिणी का विस्तार किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका जो है बीपीएससी में पूछा भी गया है। बीपीएससी में यह प्रश्न जो है आपका पूछा गया है, तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे। ठीक है, इस प्रश्न पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का लेवल आपको खुद पता चल रहा होगा कि इस क्लास में जो क्वेश्चन का लेवल है कितना बेहतर है। ठीक है, ये आपको हम पहले ही कह दिए हैं, चाहे आप 1 to 5 के शिक्षक बन रहे हैं, 6 to 8 के, या फिर आप 9, 10, 11, 12 के, सभी शिक्षकों के लिए यह जीएस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बहिष्कृत भारत की बात की जाए तो साथियों आपको बता दें कि आधुनिक भारत के इतिहास को जब आप पढ़ें तो आप कुछ पत्र पत्रिका है महत्वपूर्ण, उसको जरूर पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि वहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना है, यह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्यारे साथी बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था, जो कि बिल्कुल सही है, 100% सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो डी था यह सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल वर्ष 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वह व्यक्ति कौन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम की एकता की बात की जा रही है, और यहाँ पे जामा मस्जिद से पहली बार किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी होंगे, महात्मा महात्मा मालवीय होंगे, या फिर आपका लाला लाजपत राय होंगे, या फिर आपका स्वामी श्रद्धानंद होंगे। क्या होंगे ये आपको बताना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों, ये होगा आपका स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जो कि इनके बारे में अगर मैं बात कर लूं तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग लगभग आपको याद रखना है 30,000 मुस्लिम के समक्ष भाषण दिया था। तो ये भी आपको डाटा याद रखना है, ये डाटा को जरूर आप लोग याद रखिएगा। पता नहीं आज क्या हो गया है, शायद लैपटॉप थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डाटा को याद रखेंगे, डाटा अति महत्वपूर्ण होता है। आपसे पूछ देगा कि स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर जो दिल्ली में भाषण दिया गया था, इसमें कितनी मुस्लिम लोग इस भाषण में सम्मिलित हुए थे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा लगभग 30,000 मुस्लिम जो थे इस भाषण को सुनने आते हैं, इसमें सभा में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। प्यारे साथी, गोलकुंडा, गोलकुंडा जो है इसको क्या कहा जाता है वर्तमान में, हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर और आपका बंगलौर है। ये चार नाम है, आपको बताना है कि गोलकुंडा जो है ये किसका पुराना नाम था, ये बताना है। कई बार जब हम आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाए हैं तो वहां पे ये सारे बात हम बताए हैं जब नए राज्य की मांग हो रही थी तब। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर मेरे से पढ़ते होंगे, मेरा लेक्चर देखते होंगे, टीआरई से हम बात कर ले अगर 7 फेज की, टीआरई 2 की, तो वहाँ पे सारा हम लगभग सिलेबस आपको बहुत विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हैदराबाद। हैदराबाद को हम गोलकुंडा पहले कहते थे, ठीक है, बाद में इसका हैदराबाद नाम पड़ा है। ठीक है ना? तो इसके बारे में अगर हम बात कर ले तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है 100%। जो भी साथी लोग ऑप्शन ए पे गए थे उनका 110% सही है। अब हम बात करेंगे इनके बारे में, थोड़ा समझिएगा। दक्षिण भारत में हैदराबाद में 7 मील पश्चिम से बहमनी वंश की जो राजधानी हुआ करती थी, यह आपका गोलकुंडा में विस्तृत थी। गोलकुंडा में अगर बात की जाए तो कहाँ पे? तो खंडहर खंडहर फैले हुए थे, खंडहर तक फैले हुए थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत डिटेल में बता रहे हैं। गोलकुंडा से विस्तार होकर खंडहर तक फैले हुई किसकी राजधानी थी? तो समझ आएंगे किसकी। हाँ, राजधानी थी तो बहमनी वंश की। बहमनी वंश आप लोग पढ़े होंगे, दक्षिण का महत्वपूर्ण वंश है बहमनी बहमनी वंश। तो यह देवगिरी के यादवों तथा वाणगण के काकित नरेशों के अधिकार में भी रहा है। मुगल काल औरंगजेब के गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। गोलकुंडा की अगर मैं बात कर लूं तो गोलकुंडा जो है उस समय हीरो के लिए प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, बड़े बड़े खंडर हुआ करते थे गोलकुंडा में, और इस प्रकार से गोलकुंडा जो है हीरो के लिए कहीं ना कहीं प्रसिद्ध था। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए, जो भी प्यारे साथी सीटेट एग्जाम 2024 देने वाले हैं, 25 देने वाले हैं, 26 देने वाले हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, साथ में आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग सुन लीजिए। सीटेट का जो क्लास है यहाँ पे आपका, और शिक्षक भर्ती, इन सभी को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी जो है विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सुबह में आपका 10-11 बजे जो है एनसीईआरटी क्लास अपलोड होते हैं, और शाम को जो है आपका जीके जीएस का ये क्लास अपलोड हो रहा है। तो हम ताबड़तोड़ आप सभी को एग्जाम को ध्यान में रखकर क्लासेस यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करें और जल्द से जल्द सिलेक्शन लें। क्योंकि अगर बात की जाए सीटेट की, या फिर बात की जाए टीआरई 3 की, टीआरई 2 की, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर ये पता चल रहा है कि जो एनसीईआरटी का रोल है बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी का रोल दिख रहा है। और वक्त भी अभी बहुत ज्यादा है। सीटेट में अगर बात की जाए तो आपको जुलाई में पेपर होने वाला है, अभी अच्छा खासा समय है। तो आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा आप जीके जीएस देखिए, आधा घंटा आप सीटेट के लिए जो है एनसीईआरटी उसको देख लीजिए। बहुत अच्छा आपका जो है एक सिलेबस कवर हो जाएगा, एक पकड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है 1857 की क्रांति कहे या फिर विद्रोह, सेम बात है। तो विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। और हम आपको ये भी बता दें कि ये भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं जब आपको थ्योरी पढ़ाए थे तब। वो कौन है? तो आपको गालिब, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब अपने शब्दों में कहते हैं कि पूरा भारत जो है ये खून से लाल हो गया है। खुदा, ए खुदा, अब पता नहीं मुझे और देखने को क्या बदा है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा भारत है, हम अपने जीवन में ये चीज देख रहे हैं कि पूरा भारत जो है खून से लाल लथपथ हो गया है, और पता नहीं खुदा आप मुझे क्या क्या दिखाओगे। यह कहते हैं मिर्जा गालिब अपने शब्दों में, अपने पुस्तकों में। तो इनको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न का लेवल कैसा है आप लोग जरूर बताइएगा। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी को अच्छे लेवल का क्वेश्चन दे सके। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन इजी लग रहा है तो वो भी बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वाले सेशन में और थोड़ा लेवल क्वेश्चन का बढ़ा दें। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। चलिए, इसके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है सही है। ठीक है, बिल्कुल सी सही है। आपको बता ही चुके हैं कि स्वयं जो है अपने आंखों से कौन देखते हैं? तो मिर्जा गालिब देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 पे। 33 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? ठीक है,
महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को समझिएगा। एक जर्नल की बात कर रहा है और यहाँ पे नाम दे रहा है अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है अल हिलात, दूसरा है कॉमरेड, तीसरा है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट और चौथा है आपका जमींदार। प्यारे साथी, आप सभी को उत्तर देना है क्या होगा। यहाँ चार विकल्प में से आपको क्या इसमें उत्तर पता चल रहा है, आपको जरूर बताना है। आपका हम इंतजार कर रहे हैं, उत्तर फटाफट दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर साथी आपका ऑप्शन नंबर अर्थात ए बिल्कुल सही है। जो भी लोग ए पे गए हैं 100% सही है। और आपका जो है टीआरई 3 में बहुत जल्द सिलेक्शन होने वाला है। आप सभी का जो है तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। अल हिलात की अगर बात की जाए तो अल हिलात के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा, ताकि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए अलग हटकर फिर भी आप टैकल कर सके। देखिएगा, अब्दुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका एक का संपादन किया था। इस पत्रिका का नाम है आपका अल हिलात, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आपको पत्र पत्रिका आंदोलन सभी कुछ मिश्रण पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम अलग प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल एक रिव्यू रहा है मेरा। आधुनिक इतिहास से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, और बीपीएससी की तो 110%, क्योंकि बीपीएससी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन लगभग कई वर्षों से मैं खुद करता आ रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए आपको बता रहे हैं हम कि ये सारे जो चीज हैं ये आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आंदोलनकारी हो गए, आपका पत्र पत्रिका हो गया, कुछ महत्वपूर्ण आपका शब्दावली है, ये सारे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1914 में अल हिलात पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि 1914 के समय में जो है अल हिलात जो है इस पे प्रेस एक्ट लगाकर इसको प्रतिबंध कर दिया गया था। क्यों किया गया था? ये जितने भी आप पत्र पत्रिका इस समय देखेंगे ना, जब आप थ्योरी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जितने भी इस समय पत्र पत्रिका आ रही है भारत में प्रकाशित हो रही है, ये सभी जो है ब्रिटिश इंडिया का विरोध कर रही है। जिस कारण से ब्रिटिश इंडिया जो है वो क्या कर रही है, इस पर प्रतिबंध लगा रही है। जस्ट लाइक आज के समय में आप देख रहे हैं ना कि अगर कोई मीडिया वाला किसी सत्ताधारी पार्टी का अगर विरोध कर रहा है जो सत्ता में है, तो 100% है कि उस पर रोक लगाई जा रही है। सेम कंडीशन आपको उस समय भी देखने को मिल रहा था, जो कि आज वर्तमान भारत में भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, बल्कि वास्तविकता आपको बता रहे हैं। आप सभी को ये चीज भली भांति पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कहता है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा। अब आप कहोगे कि सर बार बार आप बोल रहे हैं कि हम पढ़ाए हैं। बिल्कुल कह रहे हैं। देखो, जब कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी सिलेबस का थ्योरी हम लोग को क्यों पढ़ना जरूर रहता है, जब हम उस थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो उन सारे प्रश्नों को हम हल करने में सक्षम होते हैं और सारे कहानी को अपने माइंड में बैठा लेते हैं। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि सारा क्वेश्चन आपके लिए जाना पहचाना है। अगर आप थ्योरी पढ़े हैं, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं, तो 110% साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग अभी तक आंसर भी दे चुके होंगे। ठीक है, हरिहर जो द्वितीय था, हरिहर द्वितीय, आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य जो है इसको दो मित्र कह ले या फिर दो हम एक राजा कह ले, एक गुलाम कह ले, दो लोग थे, एक हरिहर एक बुक्का। ये दोनों मित्र के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये हरिहर वो हरिहर नहीं है, ये हरिहर द्वितीय है। याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा, इसके बारे में हम आपको बता ही देते हैं। देखिएगा, 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका हरिहर द्वितीय, जो कि इसका शासनकाल आपका 1377 से 1404 तक रहता है, ये सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, उसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण किया था। तो आपसे पूछ देगा, क्या पूछेगा? पूछेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर साम्राज्य का वह शासक कौन है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और अलग अलग आपका शासक का नाम देते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, अगर आप इस क्लास को देखेंगे तभी तो आपको याद रहेगा ना कि वह जो था वो कौन था, तो हरिहर द्वितीय था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। उसने कनारा, मैसूर और आपका त्रिचनपाल
त्रिचनपली, कांची आदि कुछ प्रदेशों को जीतकर श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया था। किसने? तो हरिहर द्वितीय की हम बात कर रहे हैं। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष चलता था। 1377 से सुल्तान मुआज्जिद्दीन ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ था। ठीक है। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम से बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, मतलब वह शिव का क्या था? तो अनुयायी था, शिव को वह मानता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन आपने पढ़ा कि वह विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वह कौन था जिसने बहमनी से गोवा छीना। एक क्वेश्चन आप पढ़े। अब आपको पता चला कि वो हरिहर द्वितीय था। हरिहर द्वितीय ने क्या क्या काम किया ये भी आपको यहाँ पे पता चला। तो इस प्रकार से पढ़ने का तरीका होता है कि आप एक क्वेश्चन देखने आए, आप 3-4 क्वेश्चन लेकर जाओ, यही होता है एक बेहतर तो रणनीति, बेहतर पढ़ाई का तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समंत झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपके लिए। कितने लोगों को पता है कमेंट में बताइए, और क्या इसका उत्तर होगा ये भी बताएंगे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन के लिए हुआ था, देशी राज्य के प्रति नीति के लिए हुआ था, केंद्र सरकार के प्रति रुख, या फिर आपका कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता के लिए किया गया था? किस कारण से हुआ था ये आपको झगड़ा, ये बताना है। ठीक है, ये सारे उत्तर आपको देने हैं। बहुत आसान प्रश्न आपके सामने रखे हैं साथियों, कोशिश कीजिए कि देते चलेंगे। इसके बारे में हम लोग बहुत सारा डिटेल लेकर आए हैं हम, तो आगे हम आपको बताएंगे, पहले आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन के लिए हुआ था। ठीक है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए क्या हुआ था? तो कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पथी का समस्त झगड़ा जो है इस कारण हुआ था। ये आपको याद रखना है, जो कि आपके सामने है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से है इसके बारे में फैक्ट्स, जो कि आप लोग ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिएगा कहता क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा। हाँ, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त जो झगड़ा है यह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। यही तो प्रश्न था ना अपना। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया, क्या कहा गया? कहा गया कि गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्यकारी समिति बनाए, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष चंद्र से क्या कहा कि अपनी मर्जी की कार्यकारी समिति बनाने के लिए कहा। मतलब गांधी जी जो थे वो कहे थे कि अपनी मर्जी से आप कार्यकारी समिति बनाएं, इस प्रकार से कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्यकारी समिति में नए विचारों के लोग आए, वे अपनी कार्यकारी समिति की भी घोषणा करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ठीक है, ऐसा नहीं हो सका, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा और यहाँ पे हम अगर बात कर ले डिटेल में तो देखिएगा, वे चाहते क्या थे भाई? तो वो चाहते थे कि आने वाले जो संघर्ष का नेतृत्व हो वह वस्तुतः गांधी करे, परंतु संघर्ष की रणनीति जो है ये सुभाष चंद्र बोस बनाए और वामपंथी समूह तय करे, पर गांधी जी इसके लिए राजी नहीं थे। सीधा सीधी हम डिटेल में अगर बात कर ले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के जो बीच था इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था, बस छोटी छोटी विचारधाराओं की लड़ाई थी। ठीक है, बहुत सारे टीचर जो है, बहुत सारे इतिहासकार जो हैं, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान जो यूट्यूब पे हैं वो कह देते हैं, थंबनेल लगा देते हैं कि गांधी जी और जो है सुभाष चंद्र बोस में जो है झगड़ा चलता था, उनमें जो है प्रतिस्पर्धा था, उनमें जो है पद को लेकर ऐसे कुछ चीज थे। या फिर आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब बाहर गए थे तो उनका जो है मृत्यु किस प्रकार से हुआ पता नहीं चला, जिसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें गांधी जी का हाथ था, इधर उधर ये बात। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और सही चीज पढ़ना है। ठीक है, देखिए
उन दोनों में विचारधारा की लड़ाई थी। स्वतंत्रता सबको चाहिए था, लेकिन हम आपको बताया ना, एक उत्तरवादी लोग थे, एक आपका दक्षिणपंथी लोग थे, एक आपको उदारवादी मानते थे, तो एक गरम दल के लोग थे। तो इसमें कुछ-कुछ मतभेद हो जाता था। जैसे हम अगर बात कर ले तो आपको वर्ष 1939 में आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड वार सेकंड होता है। उस समय गांधी जी कहते हैं कि हमें अंग्रेजों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो दुश्मन है वो अभी कमजोर है और अपने दुश्मन को कमजोरी में साथ देना चाहिए, ये कहते हैं गांधी जी। अब आप बात को समझिएगा कि ये बात कह रहे हैं गांधी जी, लेकिन वहीं पे सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि जब दुश्मन कमजोर पड़े उसी समय सही होता है आक्रमण करने का। तो आपको सीधा सीधी समझ में आ रहा होगा कि उद्देश्य सभी एक ही है, बस कार्य करने की तरीका अलग थे। ठीक है, तो इस चीज को लेकर जो है थोड़ा उठापटक होते रहते थे, जो कि आम बात है। चलो आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। और हम ये क्लास नंबर आज तीसरा है। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो हम लोग जो है जीके जीएस का क्लास बंद कर देंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्वेश्चन की श्रृंखला को लाना पड़ता है, टाइपिस्ट को रखकर टाइपिंग करवाना पड़ता है, और इस प्रकार के डिजाइनिंग के साथ आपके सामने लेकर आना पड़ता है। आप लोग ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब तक करते हैं भाई, और ना ही लोगों तक पहुंचाते हैं, मतलब कुछ नहीं। तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। ठीक है, आपसे किसी प्रकार का कोई फीस नहीं मांगा जा रहा है, बस आपको देखना है क्लास, अच्छा लगे तो अपना फीडबैक देना है, बुरा लगे तो भी दीजिए। सीधा सीधी बात, आप भी एक शिक्षक बनने वाले हैं ना, तो इन चीजों को समझना चाहिए कि एक शिक्षक का तकलीफ क्या होता है जब उसके बच्चे जो है उसको फीडबैक नहीं देते हैं। तो ये चीजों को समझिए, आप भी कभी ना कभी शिक्षक बनिएगा। ठीक है, आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आप सभी के लिए। चलिए इसका उत्तर आप लोग दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों क्या, तो इसका सी होगा, अर्थात लॉर्ड केनिन। लॉर्ड केनिन जो है इसको याद रखना है, पहला वायसराय था भारत का, लॉर्ड केनिन। ठीक है, लॉर्ड केनिन की अगर मैं बात कर लूं तो चलिए देख लेते हैं लॉर्ड केनिन के बारे में। देखिएगा, लॉर्ड केनिन की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम वर्ष 1858 के तहत जो है ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला जो वायसराय था यह लॉर्ड केनिन हुआ करता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये दो दो चीज आपको याद रखना है, एक तो यह अंतिम गवर्नर जनरल है, और प्रथम क्या है, वायसराय है। ठीक है, कब, तो 1858 की जो अधिनियम पारित किया गया था इसके तहत इसको बनाया गया था। इसी समय 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हो रहा है, जिसके बाद शासक जो है कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया था। पता ही है आप सभी को कि अब क्राउन का शासन हो गया था। इन्होंने व्यक्त सिद्धांत या फिर राज्य विलय नीति को समाप्त कर इसके काल में जो है अगर मैं बात कर लूं तो 1856 में एक महत्वपूर्ण कार्य था, वो था आपका विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित करना। ये इसके समय का सबसे महत्वपूर्ण कारण था, काम था, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है कि विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो है यह किसके द्वारा पारित किया गया था, किस वायसराय के द्वारा या फिर किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है पारित किया गया था। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड केनिन के सदस्यता में यह की जाती है। किसके साथ थी, तो लॉर्ड केनिन के सदस्यता में। ठीक है, तो आज के लिए जो है साथियों इतना ही क्लास हम रखते हैं। ज्यादा लंबा हो जाता है तो मुझे लगता है कि आप लोग शायद उस कारण से भी नहीं देख पाते होंगे, तो आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला तो वैसे काफी जाता है, लेकिन हम कल के सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है, जो समझिए आप लोग प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है साथी, हमारे लिए, तो प्लीज आप लोग दीजिए। और पीडीएफ आप लोग जरूर लेकर खुद से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय कम है। और बेहद सबसे बड़ी बात बता रहे हैं आपको कि देखिए, सेवन फेज की अगर मैं बात कर लूं, टीआरई 2 की बात की जाए, टीआरई 3 की बात की जाए, इन सभी को क्वेश्चन को आप लोग देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, तो आप इतना तो समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे बीपीएससी एग्जाम जो ले रही है वो क्वेश्चन का स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। वो ये नहीं देख रहा है कि आपको एक शिक्षक बनना है, वो ये नहीं दया कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज जब बीपीएससी दया नहीं कर रहा है तो आप लोग भी उस तरह से पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात की अगर मैं बात कर लूँ तो आपका जून में जो है ये अनुमान लगाया गया है कि जून में जो है आपका टीआरई 3 होगा, री एग्जाम।
तो जून में 100% होगा ही होगा, चाहे आपका कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जून में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगस्त में 4 का आपका पेपर लेना अनिवार्य है। ठीक है, ऑलरेडी आपका जो बीपीएससी का कैलेंडर है उसमें देर हो चुका है। अगस्त में जो है टीआरई 4 होगा ही होगा। तो बहुत कम समय बचेगा, मात्र आपको देखिए जून में आपका ये पेपर होगा, फिर आपका जो है कुछ ही दिनों के बाद अगस्त में नेक्स्ट पेपर हो जाएगा। तो आप खुद समझिए ना कि आपको टाइम कहाँ मिलेगा। सरकार तो ये समझ नहीं रही है कि आपको जो है 3 ही अटेम्प्ट मिले हैं। तो इन चीज़ों को समझिए, ठीक है? आपके लिए ही कहा जा रहा है, ना कि मेरा कोई फ़ायदा है। तो प्लीज़ इसको समझिए, आप लोग पढ़िए, ठीक है? फीडबैक दीजिए। आप लोग लगातार अगर ये जो 2 महीना है, इस तरह के प्रश्न को कर रहते हैं, तो आप सोचिए कि आपसे जो है कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही साथी। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा बोले हो तो क्षमा चाहेंगे।